हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th जेके बोस केमिस्ट्री के बारे में कि जेके बोस का जो पेपर होगा 2025 का 11th केमिस्ट्री का, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे उनका हम डिस्कस करेंगे। हर एक चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट 2-3 ईयर से मैं गेस्ट पेपर बना रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस ईयर गेस्ट पेपर वॉच किया होगा तो आपने कंपेयर किया होगा कि आउट ऑफ 70 55 to 65 मार्क्स जो होते हैं वो मेरे गेस्ट पेपर से आते हैं। तो इस साल भी मैं आपके लिए एक अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा गेस्ट पेपर बनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, सो दैट हर एक चैप्टर में आप देखोगे कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप प्रिपेयर करोगे फॉर योर एनुअल 2025 केमिस्ट्री एग्जाम। ये क्लास 11th के लिए गेस्ट पेपर बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो क्लास 12th के लिए आएगा। तो अगर हम क्लास 11th के यूनिट्स की बात करेंगे, चैप्टर्स की बात करेंगे केमिस्ट्री में, सबसे पहला चैप्टर जो हमारा होता है वो आता है मोल कंसेप्ट। सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मोल कंसेप्ट। तो हम देखेंगे मोल कंसेप्ट में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हमें प्रिपेयर करना है, ज़्यादा प्रिपेयर करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। इन क्वेश्चंस पे वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हमें ज़्यादा ध्यान देना है, जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो मूल कंसेप्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो आपको याद करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल आएगा। ये न्यूमेरिकल इधर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और न्यूमेरिकल किस पे आएगा? ये बेस्ड अपॉन होगा मूल कंसेप्ट। न्यूमेरिकल विल बी बेस्ड अपॉन मोल कंसेप्ट। इसमें आपको क्या पूछेगा? आपको इसमें पूछेगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे आपको मोल फार्मूलाज यूज करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें आता है, दूसरा क्वेश्चन मार्क 2 का क्वेश्चन जो आएगा वो यहाँ पे आएगा कैलकुलेट मास परसेंटेज। मतलब न्यूमेरिकल तो यहाँ से आना तो कन्फर्म है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल का आना 100% कन्फर्म है। तो आपको पूछेगा मास परसेंटेज निकालो, मास परसेंट निकालो। तो मास परसेंट आपको निकालना पूछेगा। किसी कंपाउंड का कोई कंपाउंड देगा, उसमें से बोलेगा फॉर एग्जांपल कैल्शियम नाइट्रेट बोलेगा, इसमें से कैल्शियम और नाइट्रोजन का आप मास परसेंट निकालो। उसके साथ एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे आ सकता है, दैट्स हाउ टू डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला आप कैसे निकालोगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला, है ना। उसके बाद आपको पूछेगा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या हो सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम एफ लिखूंगा, एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो आपको बताना होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, और इसके बेस पे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। एक एमसीक्यू भी आ सकता है कि कोई आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा, आपको उसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा लिमिटिंग रिएजेंट, LR जिसको बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ये चीजें आपको पहले चैप्टर से, दैट स्मॉल कंसेप्ट से आपको प्रिपेयर करने हैं। दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम मोल कंसेप्ट। ये आपका चैप्टर पहला हो गया। पहला चैप्टर जो है मोल कंसेप्ट, इतना याद करना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। नंबर सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे तो सेकंड चैप्टर में आपका आएगा, सेकंड चैप्टर में आपका आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलो, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अब हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या चीज, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे। पहले यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हुंड्स रूल, हुंड रूल। उसके बाद इन पे शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पूछेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हुंड रूल। नंबर सेकंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा, है ना। नंबर थर्ड यहाँ पे जो आपको पूछेगा वो पूछेगा क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स पे आपको एक ऑब्जेक्टिव भी आएगा, एक एमसीक्यू भी आएगा। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स में आपका 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको पता है कि हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होंगे। 4 क्वांटम नंबर्स में से किसी एक पे
आपको बोलेगा इस पे लिखो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजिमुथल क्वांटम नंबर, लाइक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। तो क्वांटम नंबर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन, यहीं से आपको हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जिन पे आपको ध्यान देना है। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, 99.9% चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहीं से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर पूछेगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर और क्रोमियम की पूछेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर और क्रोमियम, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी में लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज पूछ सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछे जाएंगे, है ना। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जिस जिस ने डिस्कवर किया उनका नाम बताइए। ये आपको वन लाइन का क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। आते हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। इसमें देखेंगे पीरियाडिसिटी में हमें क्या एग्जाम में आ सकता है। पीरियाडिसिटी की बात करेंगे। विल सी व्हाट विल बी आस्क्ड, व्हाट आर द मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड इन पीरियाडिसिटी, है ना। तो पीरियाडिसिटी की बात करेंगे। आप लोग बने रहो मेरे साथ एक सेकंड। अब हम पीरियाडिसिटी की बात करेंगे, है ना। यूनिट थर्ड की बात करेंगे, दैट इज पीरियाडिसिटी। तो हम यूनिट थर्ड की बात करेंगे, दैट इज पीरियाडिसिटी। पीरियाडिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर किसी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होगी ना, तो पीरियाडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग को स्ट्रांग करना पड़ेगा। पीरियाडिसिटी में अगर हम देखेंगे क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है, इससे एक एमसीक्यू आपको आ सकता है। एमसीक्यू यहाँ पे आएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर देना होगा या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर देना होगा। उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है ना। तो चलो क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, क्या मैं इसको आईई लिखूंगा, बिकॉज वी आर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, तो हमें शॉर्ट फॉर्म पता है, तो शॉर्ट में इसको मैं आईई लिखूंगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, ई एन में इसको लिखूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, दैट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलो मैं लिख ही देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, वाई, जो मैं यहाँ पे कलर चेंज करूंगा पहले, वाई आई ई फर्स्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आई ई फर्स्ट ऑफ, आई ई फर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड आई ई सेकंड ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ आई ई सेकंड ऑफ ऑक्सीजन। ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन होगा, 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है या ये 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकेगा, है ना। इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोनिक रेडी, मतलब वंडरवॉल रेडी, कोवलेंट रेडी एंड मेटेलिक रेडी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस
एंड मेटेलिक रेडियस, एंड मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, इन पे एक शॉर्ट नोट आ सकता है। ये बात हुई किसकी? ये बात हुई पीरियोडिसिटी की। पीरियोडिसिटी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जीईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अगर आप चाहते हो कि इन इन वाले जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिखे हैं, इन पे शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे इनके वीडियोस अपलोड करूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं इन पे शॉर्ट नोट्स अपलोड करूँगा, सो दैट आपकी प्रिपरेशन, या इस पे मैं एक शॉर्ट वीडियो ही अपलोड करूँगा 1-2 आवर का, सो दैट आपकी प्रिपरेशन इजी हो जाएगी, है ना। ये चीज़ आपको याद करना है पीरियोडिसिटी में। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स आता है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। केमिस्ट्री का हार्ट है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, है ना। तो आपको देखना है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज कौन से है, या एक्सपेंडेड ऑक्टेट जो है ना, वो कौन सा कंपाउंड शो करेगा। कंपाउंड नीचे पे, मॉलिक्यूल नीचे पे दिया हुआ होगा। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आएगा हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है हाइब्रिडाइजेशन पे। आप मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट में केमिकल बॉन्डिंग पे जा सकते हो, वहाँ पे डिटेल्ड कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई है और इजी वे में एक्सप्लेन किया है मैंने। आप वहाँ पे देख सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ये मेरा पहला है, और दूसरा क्वेश्चन आएगा एमओटी थ्योरी पे। एमओटी थ्योरी में आपको एमओ डायग्राम बनानी होंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी होंगी। तो एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसकी ज्यादा पूछेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, O2 एंड N2 मॉलिक्यूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन आता है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पे जो क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा फेवरेबल एग्जामिनर का क्या है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3, डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3, इनको कंपेयर करना है। इनको कंपेयर करो, कंपेयर करो मतलब आपको देखना है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और क्यों है। कंपेयर विद रीजन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रीजन भी देना है आपको, है ना। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अगर बात करेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की डिफरेंस, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की डिफरेंस आपको बतानी, इनका डिफरेंस आपको बताना है, इनका डिफरेंस आपको बताना है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। यहीं से आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा एंड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर एंड इंट्रा। एग्जाम्पल देना है इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर हाइड इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ वेस्पर थ्योरी भी इसके साथ काउंट करनी है। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पीयर रिपल्शन थ्योरी। तो बेसिकली अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन आती है तो आपको वेस्पर थ्योरी भी आएगा, है ना। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें कौन से विच व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम केमिकल थर्मोडायनामिक्स। चलो थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे। तो जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है, दैट इज केमिकल थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, we'll see what are the important questions that will be asked from this concept thermodynamics in your competitive exam। नंबर फर्स्ट इज, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। पहले, सबसे पहले थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, जैसे आपको बोलेगा एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है,
मतलब मैं लिखूंगा जनरली थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। एक एक लाइन का क्वेश्चन होगा ये। थर्मोडाय इतना मतलब मुश्किल इसको प्रिपेयर नहीं करना है। इसमें आपका आएगा थर्मोडायनामिक प्रोसेस में, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, एडियाबैटिक सबसे ज्यादा। इसमें आएगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें आएगा आपको आइसोबारिक प्रोसेस। इनका डेफिनेशन देना है, कंडीशन लिखनी है। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोपोरिक प्रोसेस। उसके बाद सेकंड जो इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेट स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट एंड पाथ फंक्शंस? स्टेट एंड पाथ फंक्शंस, या इसके बेसिस पे एमसीक्यू भी आ सकता है। आपको चार फंक्शंस देगा, बोलेगा इनमें से कौन सी स्टेट फंक्शन और कौन सी पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शंस। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, दैट्स इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नंबर फोर्थ आ सकता है, थर्मोडायनामिक्स की जो लॉज है उन पे आ सकता है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उनका स्टेटमेंट आपको देना है बेसिकली, है ना। मतलब लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद यहाँ पे आपको इंट्रोपी पे क्वेश्चन आ सकता है। इंट्रोपी, एंट्रोपी पे कोई रिएक्शन देगा, उसमें बोलेगा आप बताओ क्या इस रिएक्शन में ऑन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स क्या एंट्रोपी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, या सिंपली बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, या एंट्रोपी का क्या हाल होगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या टेम्परेचर को घटाएंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, what happens to the entropy of the system upon increasing or decreasing temperature, है ना। उसके बाद यहीं पे आप याद रख सकते हो हेस लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेस लॉ, हेस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट। देन आप एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रख सकते हो। हेस लॉ के बाद आप याद रख सकते हो यहाँ पे एंट्रोपी भी आ गया हमारा, हेस लॉ भी आ गया। हेस्ला के बेस पे न्यूमेरिकल वैसे आता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं पूछते। वैसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात होगी ना, तो हेस्ला के बेसिस पे न्यूमेरिकल कन्फर्म है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में आपको क्या करना है, थर्मोडायनामिक्स में आपको याद रखना है क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी। बस इतना आपको थर्मोडायनामिक्स में प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारा आता है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के दो पार्ट्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसकी बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री अगर स्ट्रांग बनानी है तो इक्विलिब्रियम को नहीं छोड़ना। इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है इसके दो पार्ट्स, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और एक है आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम। मैं इक्विलिब्रियम को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो पहले बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पूछा जा सकता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में पूछा जा सकता है नंबर फर्स्ट, लॉ ऑफ मॉस एक्शन, लॉ ऑफ मॉस एक्शन। इसमें पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी में आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम का डायनामिक नेचर, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम, मैं सीई लिखूंगा, दैट्स केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसी में आएगा आपका कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर दिए गए हैं K1 K2 K3, उनका रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, K1 K2 दिया गया होगा तो आपको K निकालना है ना। 2 3 फैक्टर्स हैं वो आपको देखने हैं, दैट्स वेरी इजी। सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम्पल्स भी देना है, एग्जाम्पल्स के साथ इलिस्ट्रेट करना है इसको। यहाँ पे आपको सब कुछ डिस्कस करना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, सब कुछ, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। आयोनिक इक्विलिब्रियम पे आएंगे, सबसे पहले आएगा ऊस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऊस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, पीएच निकालने का, पीएच के बेसिस पे न्यूमेरिकल, पीएच के बेसिस पे न्यूमेरिकल। बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे तो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो साल्ट हाइड्रोलिसिस भी इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट थिंक कि वो सिलेबस में है, तो चलो मैं लिखता हूँ, अगर होगा तो याद करना, साल्ट हाइड्रोलिसिस, साल्ट हाइड्रोलिसिस। ये बात हुई हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और फिजिकल केमिस्ट्री की, है ना। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की, जो हमारी दूसरी बुक है, दैट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादा आपको अंडरस्टैंड करना है, तभी आपको क्वेश्चन आएगा। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास दो चैप्टर्स हैं, है ना। एक है हमारा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है हमारा जीओसी, दूसरा है हमारा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो जीओसी की बात करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकते हैं, बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ इंडायरेक्ट इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हाइपर कंजुगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई विल यूज ए डिफरेंट इंक। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, 2-3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ऑर्डर भी देगा, 2-3 केमिकल केमिकल स्पीशीज को देगा, उनका ऑर्डर बताना है कि किसका ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद रेजोनेंस के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। रेजोनेंस में आएगा रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या आपको बताना होगा कि कहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, कंजुगेशन कहाँ पे पॉसिबल है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कार्बोकेटाइन्स के बेसिस पे, व्हाट आर कार्बोकेटाइन्स, एक्सप्लेन देयर स्टेबिलिटी। फ्री रेडिकल्स पे क्वेश्चन आएगा, फ्री रेडिकल्स या कार्बोकेटाइन्स या फ्री रेडिकल्स, है ना। उसके बाद आएगा बॉन्ड क्लीवेज पे क्वेश्चन, बॉन्ड क्लीवेज इसमें आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस। मतलब 1-2 मार्क इसका क्वेश्चन, उतना ज्यादा नहीं आएगा, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इतना याद रखना है आपको जीओसी में, है ना। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स में आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट गेस में दूंगा, लेकिन साथ साथ आपको कुछ और भी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा क्या करना पड़ेगा, है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करेंगे ना, हाइड्रोकार्बन्स में मार्कोनिक ऑफरोड, एंटी मार्कोनिक ऑफरोड, मतलब परऑक्साइड इफेक्ट। नंबर थर्ड एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम बात करेंगे कि इक्लिप्सिट और स्टेज्योइड, इक्लिप्सिट एंड स्टेज्योइड कन्फॉर्मेशन, स्टेज्योइड कन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको फर्दर क्या करना है, जो भी हाइड्रोकार्बन्स में प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की रिएक्शंस है ना, टेक्स्ट बुक की एनसीईआरटी रिएक्शंस जो हैं,
किसमें? हाइड्रोकार्बन में। जीओसी में नहीं, हाइड्रोकार्बन में। वो आपको याद करनी है, उसके बेसिस पे आपको 5 या 6 मार्क मिलेंगे, है ना? ये